Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. This is part 3 related to our last chapter, that is globalization. इससे पहले हम लोग दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि सर व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, सर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, and then later the three consequences or three-dimensional consequences in which we see lot of consequences as a sub-part. For example, what are the political consequences of globalization, economic and cultural. Now, today's topic is India and globalization. क्या संबंध है सर, कैसा रहा? तो अगर आपके पास एक वाइट पेज है तो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन और उसे कुछ पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. फर्स्ट पार्ट कि सर एंशियंट टाइम में भी इंडिया में ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट था. अगर आपने वो मूवी देखी है मोहनजोदारो, तो वहाँ पर एक सीन देखा हो आपने जहाँ पे ऋतिक रोशन अपना नील लाके या इंडिगो लाके वहाँ पे रखता है और बाकी देखो सभी कंट्री से लोग आते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं. यस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम ऑल्सो. बट आफ्टर यू विल सी कि सर what was during this British era when we were the colony of British, तो देखा गया कि वो हमारा सामान यहाँ से ले जाते थे और अपने यहाँ सेल कर रहे थे. ये चीज़ें देख पाते. क्या लिखा? ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटेन्स इम्पीरियल एम्बिशन इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? प्राइमरी गुड्स दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड ऑल, raw materials and consumer of finished goods and all. This was the thing कि we were consuming finished goods and we were exporting majorly like this. But बच्चों after independence, because of this experience of the Britain, what we decided? We decided कि हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे. We will protect our protectionism was there to protect what? To protect our India. This was also there. But later in 1991 what we did, we adopted LPG reform, जहाँ पे हमने अडॉप्ट किया ग्लोबलाइजेशन को और यहाँ पे भी यूज़ करने लगे. दैट वाज द डिमांड ऑफ दैट टाइम. तो क्या समझा आपने कि सर स्टार्टिंग एंशिएंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन था, हम लोग व्यापार कर रहे थे डिफरेंट कंट्री से. ब्रिटिश एरा में क्या हुआ सर? हम रॉ मटेरियल को सप्लाई करने लगे उनको, है ना, प्राइमरी गुड्स सप्लाई करने लगे और खुद कंज्यूम बन गए फिनिश गुड्स के. उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हम लोग डरे हुए थे, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो हमने अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. लेकिन लेटर आफ्टर 1991 हमने भी स्टार्ट किया, वापस अपनी पॉलिसी को डीरेगुलेट करने लगे. अब अच्छा, रिस्ट्रिक्शन टू ग्लोबलाइजेशन क्यों है ऐसा? क्यों लोग रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं? मैं आपको बताया ये चीज़ ऐसी है. एक लाइन लिखी है यहाँ पे बच्चों, रिच कंट्री आर बिकमिंग रिचर और पुअर कंट्री आर बिकमिंग पुअर. बच्चों जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट. दे वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट कंट्री. ओके, दे विल प्रोड्यूस गुड्स, दे विल सेल गुड्स एंड दे विल बी प्रॉफिट ऑफ दैट कंट्री ओनली, है ना. जिनको ये लग रहा है वो चीज़ ऐसा कर रहे हैं. कल्चरल हार्म तो है ही बच्चों. किस तरीके से बच्चों ध्यान देना, हम भले कहते हैं ग्लोबलाइजेशन में पूरी कंट्री पे विचार बदल रहे हैं, जैसे बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो इट्स ओनली यूएसए जिसको लोग सभी कंट्री फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं. तो यस, देयर इज़ कल्चरल लॉस ऑल्सो. तो जिनको बच्चों कल्चर इंपॉर्टेंट होगा वो तो कहेंगे ग्लोबलाइजेशन ख़राब है, समझना. उसके बाद बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से इन 1999 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री मीटिंग देयर वाज अ वाइड स्प्रेड ऑफ व्हाट? वाइड स्प्रेड protest at settle. What they are trying to say? They are saying कि unfair trading practices by whom? Strong country, powerful country, they were using international organization as a tool for their profit. This was there. तो बच्चों जो राइज करेंगे they will again say, they will stand against globalization. बच्चों बहुत सारी इन समस्याओं को रखा गया इसमें. WSF वर्ल्ड सोशल फोरम एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे सब लोग पता एक्टिविस्ट वगैरह, ह्यूमन राइट्स के, इन्वायरमेंटलिस्ट के लोग वहाँ पर बात रखते थे, अपोज करते थे इस ग्लोबलाइजेशन को. और इसकी पहली मीटिंग ब्राज़ील में हुई थी, है ना. फिर 4
मीटिंग यहाँ पे आपके भारत में हुई है, और जो सबसे लास्ट 2018 की मीटिंग हुई है वही ब्राज़ील में हुई थी, इसको तो ध्यान रखिएगा। इतना समझने के बाद नाउ यू मस्ट थिंक कि वाई इंडिया इज अपोजिंग सर। ऑब्वियसली जब मैंने बताया आपको जिन जिन चीज़ों से हमें समस्याएं हो रही होंगी हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और वी विल प्रोटेस्ट ऑल्सो, है ना। इफ़ यू विल फील कि हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था को हार्म हो रहा है, वी विल डू प्रोटेस्ट ऑल्सो। जब हम जानेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरीके से फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो जो लोग फार्मर्स की केयर करते हैं, जो पार्टी फार्मर्स की केयर करती हैं, दे विल ऑल्सो अपोज। अगर कोई कंट्री जो प्रोडक्ट आपका है, आपके लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नीम, और सब अदर कंट्री विल ट्राई टू डू पेटेंट ऑन इट, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, यार ये तो गलत बात है, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं, पेटेंट करने आ रहे हैं इसको। उसी प्रकार से बच्चों, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की वजह से हम मना कर ही रहे हैं। कल्चरल आज का जो समय है, उन्होंने देखा वेस्टर्न कल्चर को, टीवी पे देखा, है ना, टीवी चैनल्स पे देखा, और धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों कि लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इंडिया का कल्चर नहीं था, और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो लोग कल्चरल चेंज नहीं चाहते हैं, दे आर अगेंस्ट सेइंग ये तो गलत है। जो ड्रेसेस चेंज हो रही हैं गर्ल्स की कॉलेजेस के टाइम पे करके, स्कूल टाइम डेज में, जो लोग इस चीज़ को, इस ड्रेसिंग चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगेन दे विल से कि ग्लोबलाइजेशन को के कारण से उनके कल्चर को हार्म पहुंचा है। बस इतना ही था इस चैप्टर में बच्चों। अगर मेजर देखा जाए तो हम लोगों ने केवल 3 पार्ट डिस्कस किया पूरे चैप्टर में, कि किस तरीके से कॉज हुआ ग्लोबलाइजेशन का, कॉन्सिक्वेंस किन किन पार्ट्स को हुआ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, उसके बाद वाई पीपल आर रेजिस्टिंग, है थोड़ा सा इंडिया का पास देखते हुए ग्लोबलाइजेशन का, कि वर्ल्ड इज प्रोटेस्टिंग, है ना, रेजिस्टिंग ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन, और इंडिया भी कर रहा है। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमने ये समझा है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।